हेलो एवरीवन। हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर 10 आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ही देखना है अभी, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन। तो इसमें जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव अपेरेंट डेप्थ देखा था हमने कि अगर कई सारे ऐसे सरफेस हो H1 H2 H3 हाइट के और सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 ऐसे μn तक है और आउटसाइड ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μo है। तो हमने इसमें अपरेंट डेप्थ निकालना देखा था H1 बाई μ1 रिलेटिव प्लस H2 बाई μ2 रिलेटिव ऐसे कर। फिर यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली बाहर से एकदम सेम रखें और अंदर का सारा मीडियम एक नए म्यू इक्विवेलेंट का कर दें और मीडियम चेंज करने के बाद भी ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन चेंज अगर नहीं हो रही है तो हम बोल सकते हैं वो जो नया वाला मीडियम है वो इक्विवेलेंट है। तो हमने मान लीजिए पूरे को बाहर से देखिए सब सेम हाइट है H1 से H2 प्लस H3 करते हुए HN तक और सब मीडियम में म्यू इक्विवेलेंट का लिक्विड बढ़ गया। अब अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो कहीं यहाँ इमेज है, वही सेम चीज दोनों में हो रही है, मतलब दोनों में अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ सेम है। तो हम बोल सकते हैं ये जो लिक्विड होगा उसका म्यू इक्विवेलेंट टू ये सारे लिक्विड है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों केसेस में अपेरेंट डेप्थ निकालेंगे। इस सिचुएशन के लिए अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा H1 बाई μ1 रिलेटिव H2 बाई μ2 रिलेटिव, ऐसे हम HN बाई μn रिलेटिव कर देंगे। और इधर से अगर निकालेंगे तो टोटल रियल डेप्थ हो जाएगी H1 प्लस H2 ऐसे HN तक अपॉन में म्यू इक्विवेलेंट इनटू रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या हो रखा है μ1 बाई μo, μ2 बाई μo यहाँ पर, और यहाँ म्यू इक्विवेलेंट बाई μo, तो सबसे μo कॉमन होकर ऊपर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा होगा, म्यू कॉमन होकर ऊपर आ चुका होगा। ऐसे इधर वाली सिचुएशन में भी यही होगा, दोनों इक्वेट कर देंगे, म्यू म्यू कट जाएगा तो इससे म्यू इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी ना। ये हमारा म्यू इक्विवेलेंट इधर गया, ये सब नीचे आ गया, तो ऐसा कुछ आ गया। अब अगर यहाँ पर ये सारे H सेम हो जाए, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे H1 H2 सब सेम हो, तो उस टाइम पे ऊपर NH आ जाएगा और नीचे यहाँ से H कॉमन हो जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर सारे H सेम हो जाए तो ऊपर NH आ जाएगा, नीचे से H कॉमन हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में म्यू इक्विवेलेंट कुछ ये आ जाएगा, n बाई म्यू इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई μ1 प्लस 1 बाई μ2 ऐसे करते हुए 1 बाई μ1। तो ये हमारा म्यू इक्विवेलेंट का एक तरह से फॉर्मूले टाइप आप समझ सकते हैं। बाकी मेन तो कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिए कि बाहर से ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, अंदर से लिक्विड का म्यू चेंज कर देना है सबका सेम करके। दोनों सिचुएशन के लिए अपेरेंट डेप्थ निकालना है और वो सेम आना चाहिए। रियल डेप्थ हमारा सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे, उससे जो म्यू आएगा वो इक्विवेलेंट। अब हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट टाइम देखी इस टाइप के प्रॉब्लम किए थे कि बर्ड है, कोई पर्सन है, तो बर्ड अगर पर्सन को देखेगा तो क्या है, उसकी पोजीशन दिखेगी। अगर पर्सन बर्ड को देखेगा तो उसकी क्या डिस्टेंस दिखेगी। अब इस बार हम लोग यहाँ पे स्पीड लेके आ रहे हैं कि अगर पर्सन मूव कर रहा है सपोज ऊपर को 2 मीटर पर सेकेंड से, बर्ड ऊपर को मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। बर्ड की हाइट कुछ कैपिटल H है, पर्सन की डेप्थ कुछ स्मॉल h है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। तो अगर हम लोग स्पीड निकालें पर्सन का विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, ना पर्सन का विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, या फिर बर्ड का निकालें विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वो क्या हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ निकालने का तरीका क्या होगा। हम लोग जैसे हमें बर्ड के लिए रिस्पेक्ट में मैन की स्पीड निकालनी है, बर्ड के रिस्पेक्ट में मैन की स्पीड निकालनी है, तो हम बर्ड के रिस्पेक्ट में पर्सन की डिस्टेंस देखेंगे कितनी है और वो डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर देंगे। वो डिस्टेंस जिस रेट से चेंज हो रहा होगा उसी रेट से पर्सन का स्पीड दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस कितनी होगी। जब भी पहला पार्ट हम कर रहे हैं, जब हमारा ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड। अगर बर्ड ऑब्जर्वर होगा तो इसको ये वाली हाइट तो h ही दिखेगी, लेकिन ये जो रियल डेप्थ स्मॉल h है वो अपेरेंट डेप्थ दिखेगी h बाई म्यू, तो ये कुछ दिख रही होगी डिस्टेंस। अब इस d को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होगा वही पर्सन की स्पीड हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। डिफ्रेंशिएशन में एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ये h है, जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये डी एच बाई डी टू प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है।
प्लस कब होगा? जब ये बढ़ रहा होगा। माइनस कब होगा? जब ये कम हो रहा होगा। तो आपको ये देखना रहेगा। अभी देखिए जैसे ये बर्ड अभी ऊपर जा रहा है, तो बर्ड के ऊपर जाने की वजह से ये हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ds बाई dt को हम +1 डालेंगे यहाँ। पर्सन ऊपर आ रहा है, पर्सन ऊपर आ रहा है, हम देखिए यहाँ पे म्यू को बाहर निकाल देंगे, तो ये स्मॉल h का dh बाई dt, तो ये पर्सन ऊपर आ रहा है तो h कम हो रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो हम डालेंगे वो माइनस में डालेंगे। और ये h किस रेट से चेंज होगा? कैपिटल H, जिस रेट से बर्ड ऊपर जाएगा। सेम वे में स्मॉल h किस रेट से चेंज होगा? जिस रेट से ये पर्सन ऊपर जाएगा। तो देखिए कैपिटल dh बाई dt को हमने +1 लिखा है, और d बाई dt ऑफ स्मॉल h को -2 लिखा है, क्योंकि ये माइनस, ये 2 की स्पीड से ऊपर आ रहा है, h कम हो रहा है। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर फाइनल वैल्यू आई -1/2। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। अगर बीच की डिस्टेंस कम हो रही है मतलब पर्सन, बर्ड यहाँ पे रुका हुआ है, बर्ड देखेगा कि बीच की डिस्टेंस कम हो रही है मतलब पर्सन ऊपर आ रहा है, और उस स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है? 1/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सभी को क्लियर है? हम लोग बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने में ध्यान रखेंगे कि कैपिटल ये प्लस में लिखना है या माइनस में। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही होगी तो उसका डिफरेंशिएशन प्लस में लिखेंगे, कोई चीज डिक्रीज हो रही होगी तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में। तो ऐसे ही हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे ये चीज मैंने लिख दी है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड पर्सन इज डिक्रीजिंग। दैट मीन जो इस सिचुएशन में पर्सन है ऊपर को आएगा तब डिस्टेंस डिक्रीज। फिर मैन अगर ऑब्जर्वर, अगर मैन ऑब्जर्वर होगा तो डिस्टेंस कितनी दिखेगी? तो हमने ये निकाला है, प्रीवियस प्रॉब्लम में ये निकाला हुआ था, h प्लस म्यू एच दिखेगी। इसको इस बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dh बाई dt यहाँ निगेटिव है और d कैपिटल h बाई dt पॉजिटिव, इनकी वैल्यूज डाल देंगे, तो इससे ये -2/3 आया। -2/3 बता रहा है कि माइनस मतलब मैन के रिस्पेक्ट में बर्ड नीचे को आ रहा होगा, मैन के रिस्पेक्ट में बर्ड नीचे को आ रहा होगा और उसका मैग्नीट्यूड 2/3 होगा, बीच की डिस्टेंस कम होगी। वही सेम चीज यहाँ पे। तो सभी को क्लियर है स्पीड वाले प्रॉब्लम कैसे करने हैं? हमें बीच की डिस्टेंस निकालनी है और डिफरेंशिएट कर देना, बस यही रहता है स्पीड वाले प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी टाइप का, जिसमें यहाँ पर कोई फिश है, ऊपर बर्ड है, फिश जो है ये ऊपर को जा रही है विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, और ये बर्ड नीचे को आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ये कोई बहुत बड़े कंटेनर में ये सब हो रहा है, और कंटेनर में नीचे होल है, यहाँ से ये वाटर बाहर आ रहा है। बाहर आने की वजह से ये लिक्विड का लेवल है ये नीचे आता जा रहा है। लेवल की स्पीड है कुछ 1 मीटर पर ना, यहाँ पे ये लेवल अब रुका हुआ नहीं है, ये भी नीचे को आ रहा है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड ना, ये देखेगा फिश, ये बर्ड हमारा किधर को जा रहा है, कितनी स्पीड से, वो बताना है। और सेकेंड पार्ट फिर फिश की स्पीड बतानी है ना? अच्छा, फर्स्ट पार्ट में बर्ड के रिस्पेक्ट में था, सेकेंड पार्ट में फिश के रिस्पेक्ट। तो हम लोग पहला पार्ट करते हैं जब बर्ड ऑब्जर्वर है। सेम चीज होगा, हम पहले बीच की डिस्टेंस लिख देंगे। बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बर्ड देखेगा तो ये कैपिटल एच एयर वाला उसको सेम दिखेगा, स्मॉल एच की वैल्यू एच बाई म्यू दिखेगी, तो बीच की डिस्टेंस कितनी दिख रही होगी? एच प्लस एच बाई म्यू। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एच है, ये जो एच है प्रीवियस प्रॉब्लम में केवल बर्ड चल रहा था, तो इसके चलने की वजह से चेंज हो रहा था। अभी देखिए ये लेवल भी चेंज हो रहा है और ये बर्ड भी चल रहा है, तो दोनों के चलने की वजह से ये बीच का लेवल चेंज हो रहा है। और बीच का लेवल कितना चेंज हो पाएगा? अब देखिए 1 सेकेंड में अगर हम देखें तो बर्ड 2 मीटर नीचे जाएगा। अगर ये लेवल रुका हुआ रहता तो इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर चेंज कम हो जाती, लेकिन ये 1 मीटर नीचे खिसक गया, तो बीच की डिस्टेंस कितनी कम हो पाई? केवल 1 मीटर। ये बात समझ रहे हैं? ये 1 मीटर नीचे गया, ये 2 मीटर नीचे आया, तो बीच की डिस्टेंस इफेक्टिवली 1 मीटर ही कम हो पाई, और कम हुई है इसलिए इसको -1 लिखेंगे इस पार्ट। ये पार्ट सबको क्लियर है? अगर ये लेवल रुका रहता तो ये 2 मीटर कम हो जाता, लेकिन 1 मीटर ये आगे बढ़ गया, ये 1 ही मीटर कम हो पाया, तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे -1। और ds बाई dt की वैल्यू देखिए, ये ये लेवल, ये फिश जो है ऊपर को 1 मीटर से जा रहा है और ये लेवल नीचे को 1 मीटर आ रहा है, तो हर 1 सेकेंड में 2 मीटर कम हो रहा है। कम हो रहा है इसलिए -2, देखिए यहाँ पे -2।
अब इनको सॉल्व कर देंगे तो इससे हमें वैल्यू आ जाएगी -5/2। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि बर्ड के रिस्पेक्ट में ये फिश ऊपर आता दिख रहा होगा और इतना मैग्नीट्यूड होगा 5/2। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अगले पार्ट के लिए लगाएंगे। जब फिश ऑब्जर्वर होगा तो डिस्टेंस ये दिख रही होगी, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से जैसे पिछले प्रॉब्लम में dh/dt स्मॉल h और कैपिटल H का रेट ऑफ चेंज लिखा तो वो लिख देंगे, वो सब वही सेम होगा और सॉल्व कर देंगे तो अगले पार्ट। तो सभी को इस टाइप के प्रॉब्लम करना क्लियर है कि बीच की डिस्टेंस लिखिए, फिर डिफरेंशिएट करिए और किस रेट से स्मॉल h कैपिटल H चेंज हो रहे हैं, वो आप बढ़ रहे हैं तो प्लस में लिख दीजिए, कम हो रहे हैं तो माइनस में, और सॉल्व। फिर हम लोग एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसमें हमने कोई कंटेनर में ऐसे लिक्विड रखा है, फिश है, ऊपर बर्ड है, बर्ड कैपिटल H हाइट पर है, फिश स्मॉल h डेप्थ पे है और स्मॉल d डिस्टेंस नीचे यहाँ पे ये जो कंटेनर का लेवल था वहां पे सिल्वरिंग कर दी गई है। ये मिरर है, तो अब इसकी इमेज कुछ यहाँ कहीं बन रही होगी, तो हमें इस इमेज की पोजीशन बतानी है बर्ड के लिए। हमें यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो अब देखिए जो ये जो फिश होगा उसकी इमेज यहाँ कहीं बनी होगी, मतलब जो भी रे आ रही होंगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही होंगी, तो फाइनली वो सब इमेज से आती दिखेंगी। तो इमेज की यहाँ से अगर हम डेप्थ देखेंगे तो कितनी दिख रही होगी, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसे रेज आ रही होंगी रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है। तो ये सारी रेज कहाँ से आती दिख रही है, ये जो रेज है ये वाली रिफ्लेक्ट होकर के ये सब यहाँ से आ रही है, एक तरह से ऐसे रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो हमें ये रिफ्रैक्शन का इमेज बनाना है, जिसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए डेप्थ कितनी हो जाएगी, रियल डेप्थ h+d+d, तो टोटल रियल डेप्थ हो गया h+2d। अब रियल डेप्थ पता है तो एपेरेंट डेप्थ हम निकाल देंगे। इंसिडेंट रे हमारी ये है तो ये हमारा μ1 है और ये μ2 है, फिर हम वैसे ही निकालेंगे। तो रियल डेप्थ पता है तो एपेरेंट डेप्थ आ जाएगी h+2d/μ। बाहर एयर है तो ऐसे करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, μ1 की वैल्यू म्यू ले लीजिए इंसिडेंट रे और μ2 की वैल्यू 1 ले लीजिए और μ2/b इक्वल टू μ1/2 में डाल दीजिए। u की वैल्यू कितनी डालेंगे, h+2d, तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी, तो इमेज से और कैपिटल H डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो टोटल इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड इमेज ऑफ फिश, नहीं ये फिश नहीं है, इमेज ऑफ फिश। ये इमेज है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, पहले रब कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं शिफ्ट। जैसे हमने बोला कि कहीं पे भी रियल डेप्थ अगर कुछ डी है तो अपेरेंट डेप्थ d-μ हो जाता है। तो जो इमेज बनी उसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से शिफ्ट होके दिख रहा है, तो वो शिफ्ट केवल कितना होगा उसकी वैल्यू। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर h डिस्टेंस पे तो उसकी इमेज कहाँ दिख रही है, कहीं h डैश पे, यहाँ पे इमेज दिख रही है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, h/μ। तो रियल डेप्थ कितनी हुई, एपेरेंट डेप्थ हो गई। तो ये जो बीच में इनकी डिस्टेंस है इसको हम शिफ्ट बोलते हैं, इतने अमाउंट से बोलेंगे शिफ्ट हो गया। तो एस को बोलेंगे h-h डैश ना, इनके बीच की डिस्टेंस ये जो इसको बोलेंगे अमाउंट की शिफ्ट हो गया। अगर एक से ज्यादा मीडियम है तो वहां पे शिफ्ट कैसे निकालेंगे, सेम वे में पहले हम टोटल रियल डेप्थ देख लेंगे, रियल डेप्थ ये हुई, अपेरेंट डेप्थ देख लेंगे, ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो टोटल शिफ्ट हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए हम 1 वाले सारे टर्म एक साथ कर लेते हैं, 2 वाले एक साथ, 3 वाले एक साथ, तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसे आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट लिक्विड के वजह से शिफ्ट, इसको सेकंड लिक्विड के वजह से। और सारे शिफ्ट में ध्यान रखना है कि म्यू हमेशा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वाला लेना है,
हम ऐसे करके ऐड करके बोल सकते हैं कि अगर एक से ज्यादा लिक्विड्स हैं तो हर एक लिक्विड की वजह से आप शिफ्ट कराइए और सारे शिफ्ट का सम कर दीजिए। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा होता है इसलिए एक बार डिस्कस कर लिया। मेनली आपको इमेज बनाना आनी चाहिए जो आप समझ। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफ्रैक्शन बाय ग्लासेस। तो सपोज हमारे पास कोई एक ग्लास का ये स्लैब है, ये जो रेड कलर में दिखाया मैंने, इसकी थिकनेस कुछ टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो अगर कोई रे, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उससे एक रे ऐसे आ रही है, तो रे जब यहाँ आएगी तो अंदर आने पे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और बाहर निकलने पे फिर से ऐसे आएगी। जब ये बाहर आएगी तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ का म्यू और बाहर का म्यू सेम है दोनों साइड का। तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा नॉर्मल के साथ, यहाँ नॉर्मल दिखाया नहीं मैंने, एंगल दोनों साइड में सेम हो जाएगा, क्योंकि म्यू सेम होगा तो नॉर्मल के साथ एंगल भी सेम होगा। मतलब इंसिडेंट रे और ये फाइनल इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल निकलेंगे। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ से रे आने के बाद इधर आई और फिर इधर से निकली, मतलब वो जो एक्चुअल पाथ है उससे वो लैटरली शिफ्ट हो गई है, साइड वाइज शिफ्ट हो गई है। तो ये जो साइड वाइज जो शिफ्ट हुई इसको हम लैटरल शिफ्ट बोलते हैं और ट्रायंगल बनाते हैं और सबस्क्रिप्ट में एल लिखते हैं, ऐसे लिखा। तो हम यहाँ पे ये निकालना चाह रहे हैं कि कितना लैटरल शिफ्ट हुई है। साथ में अगर एक रे एकदम सीधे निकले तो ऐसे जाएगी, तो ये सारी रे अब कहाँ कट करते हुए दिखेंगे, कहीं यहाँ पर। ये जो फाइनल इमर्जेंट रे यहाँ से आती दिख रही है तो इसको हमने पीछे एक्सटेंड, और एक रे जो सीधे गई वो तो सीधे निकल जाएगी, तो यहाँ पे कहीं इमेज बनता दिखेगा। तो हम ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हुआ, नॉर्मल के लॉन्ग जो शिफ्ट हुआ उसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, उसको डेल्टा एन से दिखाते हैं। नॉर्मल के लॉन्ग शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट, और ऐसे साइड वाइज जो शिफ्ट हुआ रे में उसको लैटरल शिफ्ट। ये हमने कुछ एंगल आई ले लिया तो ये एंगल भी आई आएगा। ये एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन आर ले लिया है, इसको पॉइंट ए बोला गया, इसको बी, ये सी है, ये डी है। अगर ये एंगल आई है, ये पूरा अपोजिट एंगल आई होगा, ये स्मॉल आर है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, आई माइनस आर। अब हम लोग यहाँ पे ये लैटरल शिफ्ट निकालेंगे। निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो लैटरल शिफ्ट किसको बोल रहे हैं, डेल्टा एल, और डेल्टा एन को नॉर्मल शिफ्ट। अब लैटरल शिफ्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ए बी सी देखेंगे, ए बी सी। एंगल ए बी सी में देखिए एंगल ए जो है उसको आर बोलेंगे, ये एंगल आर है। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो थिकनेस होगी, ये थिकनेस कितनी हो रखी है, टी। तो ए सी हम निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, कॉस थीटा लगा देंगे तो ये आ जाएगा टी बाई कॉस आर। हमें देखिए अब ये वाला आ गया। अब ये साइड आ गई तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए सी डी। इसमें ये साइड पता है, ये सी डी निकालना है, सी डी हमारा लैटरल शिफ्ट होगा। तो अब हम ट्रायंगल ए सी डी ले लेंगे। ए सी डी का एंगल आर, एंगल ए कितना बोलेंगे, आई माइनस आर, ये वाला है ए सी डी के लिए। ट्रायंगल ए सी डी में ये एंगल कितना होगा, आई माइनस आर। तो अब हम हाइपोटेन्यूज पता है और इस एंगल के सामने वाली साइड चाहिए, सामने वाली साइड चाहिए तो हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा लगा। तो ये हमारा लैटरल शिफ्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो भी हम लोग करते हैं ये सब एकदम नॉर्मल इंसिडेंस के लिए करते हैं, मतलब एकदम ये क्लोज ऐसे आ रही है रेज, आय बहुत कम है, तो उस सिचुएशन में इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। ये तो देखिए स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, 1 × sin i। अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं इस पॉइंट पर, तो बाहर 1 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। नीचे पीछे के साइड में देखेंगे तो म्यू है ग्लास स्लैब में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिया है, 1 × sin i = म्यू × sin r। अब अगर ये एंगल आई और आर बहुत छोटे हैं तो इनको ऐसे हम लिख सकते हैं, साइन आई को आई, साइन आर को आर, और कॉस आर को 1। तो स्नेल्स लॉ में अब हमने इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज डाल दी, तो यहाँ केवल आई बचेगा, यहाँ का आर, तो आई = म्यू × आर, तो आर की जगह हम ये लिख सकते हैं। फिर देखिए हमारा जो वो फॉर्मूला आया था डेल्टा एल, वो बराबर आया था टी अपॉन में कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो कॉस आर को 1 लिख दिया है, और साइन आई माइनस आर को साइन थीटा में, थीटा बहुत छोटा है तो थीटा लिख दिया, कॉस थीटा में थीटा छोटा है तो 1 लिख दिया, तो ये ऐसे आ गया। अब इसमें आई बाहर करके टी अंदर कर देंगे और इसको ऐसे लिखते हैं, लेटरल शिफ्ट जो होगा आई इंटू टी माइनस टी बाई बी, जहाँ टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, और आई क्या है, नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये सब हम स्मॉल एंगल के लिए ही कर रहे हैं, बड़े एंगल के लिए वो पीछे जो फॉर्मूला था वो लगाएंगे। और इसमें जो म्यू है ये हमेशा ध्यान रखिए, म्यू क्या है, बाहर हमने एयर लिया है 1, तो है मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमेशा लेना होगा
इसको हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, तो ये म्यू जो होगा, म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ एयर होगा। ये अभी लास्ट में मैं लिख दूंगा। अब हम लोग पहले नॉर्मल शिफ्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नॉर्मल शिफ्ट ये है, ये निकालना है तो यहाँ से ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये लैटरल शिफ्ट होगा, हमें ये साइड निकालनी है। ये आई है, ये परपेंडिकुलर है, ये मतलब ये 90 डिग्री है। 90 के सामने ये जो साइड है यही हमारा नॉर्मल शिफ्ट है। हमें ये वाली साइड पता है डेल्टा एल, तो हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई के सामने वाली साइड डेल्टा एल अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो इससे ये आ जाएगा। इनकी वैल्यू डाल देंगे ना, ये डेल्टा एल की वैल्यू डाल दिए, आई आई कट जाएगा तो ये नॉर्मल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है नॉर्मल शिफ्ट का, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अक्सर हम यूज करते हैं डेल्टा एन इक्वल टू टी माइनस टी बाई म्यू, जहाँ पे म्यू हमेशा ध्यान रखना है म्यू रिलेटिव है, जिसका मतलब म्यू ऑफ स्लैब अपॉन म्यू ऑफ आउटसाइड। अभी आउटसाइड वाला 1 था, स्लैब का म्यू था, इसलिए यहाँ पे म्यू आया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल शिफ्ट का हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, टी माइनस टी बाय म्यू। अब इनको यूज करना देखते हैं। जैसे हमने एक प्रॉब्लम लिया, हाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट। ये नॉर्मल शिफ्ट हमेशा किधर को होता है, तो जैसे एक ये सिचुएशन देखिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे रे निकली, फिर रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई, फिर वापस एयर में गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अब आती हुई यहाँ से दिख रही है। तो देखिए ये इधर को शिफ्ट हुआ, तो ये जिधर को ये इंसिडेंट रे जा रही है, इंसिडेंट रे अभी लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ये शिफ्ट भी किधर हुआ, इधर से ओ से आए लेफ्ट की तरफ। सेम वे में अगर मान लीजिए रे कोई ऐसे आ रही है, वो कहीं यहाँ कन्वर्ज होने को आ रही है, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, फिर कहीं यहाँ जाके फाइनली निकला। तो इसका मतलब जब रे ऐसे लेफ्ट टू राइट आ रही है, तो फिर देखिए किधर को शिफ्ट हुआ, ओ से आएगा। मतलब हमेशा जो शिफ्ट होगा नॉर्मल शिफ्ट, वो हमेशा, यहाँ पे हमने दो रे ले लीजिए ना, एक ये रे है, ये रे है, ये सब कहाँ पे कट करते हैं, अगर स्लैब नहीं होता तो ओ पे, बट कहाँ पे कट किया, आएगा। तो ये जो अमाउंट है नॉर्मल के अलॉन्ग, ये हमारा शिफ्ट होगा। तो शिफ्ट हमेशा किधर हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट विल ऑलवेज बी इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जिधर से रे आ रही होगी उसी डायरेक्शन में हमेशा शिफ्ट कराएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब इसको यूज करते हुए एक प्रॉब्लम करते हैं, और एक चीज ये ध्यान रखिए, जो भी हमने डिराइव किया ये सब क्या है, म्यू ऑफ स्लैब जब ग्रेटर देन म्यू ऑफ आउटसाइड है, तब हम बोल रहे हैं कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन। अगर म्यू कम हो जाएगा आउटसाइड से, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट पे होगा ये। फिर अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक मिरर है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से 21 सेंटीमीटर पे, ये टोटल डिस्टेंस 21 है पी से ओ तक। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। एक स्लैब बीच में जिसका थिकनेस दिया है, ये जो थिकनेस है 3 सेंटीमीटर है, और म्यू 1.5 है ना, ऐसे थिकनेस 3 सेंटीमीटर। तो अब जब हमें इसकी इमेज बनानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट चलेगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद मिरर के लिए वो यहाँ से आता दिख रहा होगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो टी माइनस टी बाई म्यू, तो ये 1 सेंटीमीटर आ जाए। ये 1 है, मतलब जो पी से वो 21 पे दिख रहा है, वो कहाँ पे एक्चुअल में दिखेगा, 20 पे, मिरर के लिए वो 20 पे दिखेगा। मतलब 20 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना सी, 20 पर। मतलब ऑब्जेक्ट सी पे लगा रखा हुआ दिखेगा। मतलब ये रे यहाँ पे कैसी आती दिखेगी, नॉर्मली आती दिखेगी। अगर रे नॉर्मल आती दिखेगी, तो इस मिरर पे नॉर्मली गिर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती दिख रही है, तो नॉर्मल गिर रही है। तो वो फिर नॉर्मली गिरेगी तो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर कोई रे नॉर्मल गिरती है, तो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। तो अब जो भी रेज होंगी इसी पाथ पे वापस आएंगी, ऐसे रिट्रेस करके यही इमेज बना देगी। एक तो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जा रही होगी, टकरा के आ रही होगी, और एक ये सब यहीं पर, तो वापस ओ पे ही इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया, जैसे u देख लिया, इस मिरर के लिए u कितना है, -20 दिख रहा है, f दिखा रहा है, तो मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज वही बन जाएगी। अब इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट से भी सोच सकते हैं कि जब इस मिरर के लिए रे वापस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती दिख रही होगी, 20 पर, लेकिन बीच में स्लैब आ गया और रे अब वापस इस डायरेक्शन में आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो इस डायरेक्शन में हम शिफ्ट करा देंगे, तो फाइनल इमेज 21। या फिर हम दूसरा तरीका नॉर्मल वाला रीट्रेस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। रीट्रेस में मिरर नॉर्मली गिरी तो वापस पाथ रिट्रेस करके यहीं आ गया।
या दूसरा हमने ये वाला शिफ्ट का कॉन्सेप्ट कि पहले ऑब्जेक्ट शिफ्ट कराया, इमेज बनाई, फिर इमेज को वापस से शिफ्ट करा दिया। पहले ऑब्जेक्ट से रे जा रही है तो इधर जा रही होगी, फिर रिफ्लेक्शन के बाद इधर आ रही होगी, तो पहली बार हम शिफ्ट इधर को कराएंगे, दूसरी बार इधर को कराएंगे, तो दोनों फाइनल ऐसे 21 की इमेज है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि अगर कभी भी कोई रे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरेगी तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। फिर हम लोग और एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको हम लोग 3 मेथड से देखेंगे। इसमें पहला जो मेथड होगा वो हमारा बेसिक होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में हम लोग इसका शॉर्टकट भी देखेंगे। तो हम लोग ये प्रॉब्लम देखिए, क्या एक ग्लास स्लैब है जिसका म्यू दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है, इसका पिछला वाला सरफेस ये सिल्वर्ड कर दिया गया है। इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस इसकी 3 है। तो हमें बताना है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो भी इमेज बनेगी उसको हम जो भी हो रहा होगा उसको देखिए 3 इवेंट में डिवाइड करेंगे। पहले रे यहाँ से आएगी, रिफ्रैक्ट होके मिरर पे गिरेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी और फिर वापस से रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे 3 इवेंट होंगे। पहले इवेंट में रिफ्रैक्शन होगा एयर टू ग्लास, दूसरे में रिफ्लेक्शन होगा और तीसरे में ग्लास टू एयर फिर से रिफ्रैक्शन होगा। और हर एक में ध्यान रखना है कि हर एक इवेंट का जो इमेज होगा वो अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जैसे कि पहला इवेंट जिसमें हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट से रे जा रही होगी, ग्लास में रिफ्रैक्ट हुई, फिर मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई और वापस फिर रिफ्लेक्ट, ऐसे 3 इवेंट हो रहे हैं। तो हम पहले अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये इवेंट 1 है। इवेंट 1 के लिए इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। इंसिडेंट रे एयर में है, रिफ्लेक्टेड रे ग्लास में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 20, इमेज डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने ये लिख दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, ओ पी वन, ये हमारा ओ है ना, ओ पी वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इंसिडेंट रे म्यू1 है, रिफ्रैक्टेड रे म्यू2 है, ये म्यू1 लिख लिया, म्यू2 लिख दिया। अब बी निकालना है, बी मतलब ये इमेज कहाँ से आती थी दिखेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कराया मैंने ना यहाँ पर, ये इमेज यहाँ से कहीं आती है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू2 बाय बी इक्वल टू म्यू1 बाय यू। तो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें v आ जाएगा, मतलब ये यहाँ से 30 पे ये इमेज है ना, तो P1 से I1 तक की डिस्टेंस 30 दिख रही है। तो अब ये जो इमेज है ये अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब देखिए P1 से I1 30 है, तो P2 से कितना हो जाएगा, 3 और ऐड हो जाएगा, P2 से I1 की डिस्टेंस हो जाएगी 33। अब मिरर के लिए ये क्या है, 33 से आता दिख रहा है, 33 आगे ऑब्जेक्ट है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे उसकी इमेज बन जाएगी। तो ये मिरर क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करा के यहाँ से 33 डिस्टेंस पीछे इमेज बना देगा। तो ये हम नेक्स्ट में देख रहे हैं। अब इवेंट टू रिफ्लेक्शन करा है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा होगा, तो ये P2 I2 कितना आना चाहिए 33। हमने I1 P2 देखा, P2 से इसकी डिस्टेंस देखी वो कितनी है 30 प्लस 3 ना, ये डिस्टेंस 30 आई हुई है और उसमें ये 3 ऐड किया तो ये 33 हुआ। तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही पीछे हमने इमेज बना दी, तो ये इमेज बन गई। ये हमारा सेकेंड इवेंट। अब सेकेंड इवेंट का जो इमेज है वो अब थर्ड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब देखिए थर्ड इवेंट क्या है, ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होकर के ये ऐसे आती दिख रही है, तो कहीं यहाँ पे फाइनल इमेज बनती है। तो अब हमारा इवेंट 3 जो होगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो इसके लिए अब देखिए इंसिडेंट रे इस मीडियम में और रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में, मतलब म्यू1 की वैल्यू 3/2 है और म्यू2 की वैल्यू 1 है। इसीलिए मैं बोलता हूँ देखिए यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, तो इसकी इमेज बन रही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में अगर आप ऑब्जेक्ट का मीडियम सोचेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये मिरर के पीछे है। यहाँ कोई आप मीडियम नहीं सोच सकते ना, आपको रे लेक का मीडियम देखना पड़ता है। वर्चुअल के केस में हमेशा रे कहाँ पर है वो देखते हैं। रियल में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इमेज का मीडियम देख सकते हैं, वर्चुअल में हमेशा आप रे देखते हैं। तो इसलिए हमेशा ही बेटर है कि ध्यान रखिए रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे देख करके म्यू1 म्यू2 डिसाइड करें। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इस सरफेस इवेंट 3 के लिए देख रहे हैं तो ये देखिए कितना आया था हमारा 33 आया था, तो 3 और ऐड हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 36 पे ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो ये यू हो जाएगा। और
ग्लास टू एयर है, इंसिडेंट रे ये है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ये हो जाएगा, μ2 एयर है वो हो जाएगा। और हमें यहाँ से ये इमेज कहाँ बनी I3 ये बताना है, P1 से ये I3 की डिस्टेंस। तो फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे μ2/v = μ1/u, इनकी वैल्यू सॉल्व की तो 24 P1 से आया है, तो P2 से कितना हो जाएगा, 3 कम कर देंगे 21, ये P1 I3 24 है, P2 I3 निकालेंगे तो 21 आए। तो ऐसे करके हमने इमेज बना ली। 3 इवेंट में हमने डिवाइड किया सारा कुछ, और हर एक इवेंट का इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट। ये देखिए बेसिक है, कई बार हमारा शॉर्टकट इस लैब में तो लगेगा, बाकी और भी सिचुएशन आएंगे जहाँ कोई सरफेस कर्व्ड होगा, कोई फ्लैट होगा, तो वहां पे फिर बेसिक से ही जाना पड़ेगा, हर एक सिचुएशन के लिए शॉर्टकट नहीं बनेगा, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। फिर हम लोग स्लैब के लिए शॉर्टकट भी बना सकते हैं। देखिए इसका मेथड 2 हम ऐसे सोचते हैं कि अगर हम ये जो सिल्वर्ड सरफेस है उसको हम एक अलग मिरर इमेजिन कर लें, एक मिरर और एक स्लैब का कॉम्बिनेशन ले लें, और ये मान लें कि ये बीच की डिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल है, ये एकदम मिरर इसको चिपका के रखा हुआ है, हल्का सा एयर बीच में, तो कोई हमने प्रॉब्लम में चेंज नहीं किया। अब हम यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट लगा के सोच लेंगे। अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्लास स्लैब है, तो स्लैब क्या करेगा, उसको नॉर्मल शिफ्ट कर देगा 1 सेंटीमीटर से, हमने वही नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, हमने इस मिरर और स्लैब के बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दी। और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे और इसकी फिर ये अगर यहाँ पे था तो नॉर्मल शिफ्ट निकालेंगे 1 आएगा, तो अभी देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये अब ये देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, P1 से पहले ये 20 था, तो एक्चुअल में हमें यहाँ P1 से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिरर से कैलकुलेट करिए P2 से। तो P2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये पहले कितना था, 20 + 3 23 पे था, तो अब शिफ्ट होने के बाद कितने पे दिखेगा, 22 पर, 23 से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ मिरर के लिए 22 पे एक तरह से ऑब्जेक्ट है, तो वो उसकी 22 पीछे इमेज बना देगा। और फिर से अब ये रेट बाहर जा रही है, तो फिर से अब इस डायरेक्शन में हम नॉर्मल शिफ्ट करा देंगे, अब फिर से 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, तो ये थोड़ा डायग्राम में ज्यादा लेंथ दिखा दी गई, बट 1 सेंटीमीटर, तो अब इसको 1 और शिफ्ट करा देंगे, तो 22 ये था, तो 1 शिफ्ट होने के बाद अब ये कितना रह जाएगा, 21, तो यहाँ से रे आती हुई दिखती है, तो हमने नॉर्मल शिफ्ट लगाया। ये सेम ऐसे ही किया जैसे पीछे हमने कॉनकेव मिरर और स्लैब वाला प्रॉब्लम किया था, पहले हमने शिफ्ट किया, ये हमने P1 से फिर मिरर से निकालने को यहाँ लिखा है, बट आप डायरेक्ट मिरर से ही निकालिए P2। फिर फॉर्म इमेज बाय प्लेन मिरर, जितना यहाँ से डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट दिखेगा उतनी पीछे इमेज बना देंगे, फिर वापस से उसका नॉर्मल शिफ्ट कर देंगे, अगेन जब वापस बाहर निकल रही तो फिर से शिफ्ट होती दिखेगी। तो इस बेसिस पे हमने फाइनल डिस्टेंस निकाली P2 I3 ये डिस्टेंस, तो ये 21 है, जो देखा हमने प्रीवियस सिचुएशन में भी यही आई थी, P2 से डिस्टेंस 21। फिर एक तीसरा तरीका होगा जिसमें हम मिरर को ही शिफ्ट कर देते हैं, जैसे ये हमारा मिरर है, तो हम मिरर का ही इमेज बना देते हैं, हम सामने से देखेंगे तो हमें मिरर ही शिफ्ट होकर दिख रही होगी, तो हम मिरर को ही शिफ्ट कर देंगे, कितना शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हमने निकाला है T - T/μ, तो 1 आ जाएगा, ये टोटल 3 है, तो ये 2 बचेगा। अब एक बार शिफ्ट करा दिया तो फिर मीडियम को हटा देंगे, फिर ये मिरर है, मिरर से पे ये हमने एक पॉइंट P3 ले लिया, ये डिस्टेंस कितनी दिख रही होगी, ये 20 है यहाँ से, और ये 2 है, तो मिरर से 22 पे ऑब्जेक्ट है, तो पीछे बना देंगे इमेज 22, ये 22, फिर ये 1 है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी दिखेगी, 20, तो अब देखिए डायरेक्ट बन गया एक ही, हम मिरर को ही नॉर्मल के लॉन्ग शिफ्ट कर देंगे, नॉर्मल के लॉन्ग शिफ्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के न्यू मिरर से डिस्टेंस देखेंगे, और उतनी डिस्टेंस पे हम लोग इमेज बना देंगे। इमेज बनाने के बाद फिर ओरिजिनल जो मिरर है वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं कि यहीं से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, क्वेश्चन में हमेशा या तो P1 से पूछा जाएगा या P2 से, तो यहाँ से निकालने के बाद आपको चेंज करना रहेगा, P2 से क्या है या P1 से। तो हमने ये दिखाया P3O कितना दिख रहा है, 20 + 2 22, तो इस P3 से इमेज कितने में बन जाएगा, 22। अब ये P3 से है तो P2 से कितने पे हो जाएगा, 20। तो ये हमारा आज का लेक्चर 10 था, इसमें मेनली हमने अभी प्लेन सरफेस ही कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में अभी प्लेन सरफेस प्लस कर्व्ड मिरर
के कॉम्बिनेशन लेते हुए कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, फिर कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के बाद अब मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, तो वो आपको ट्राई करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई एग्जाम्पल मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आप तुरंत सोल्यूशन मत देखिए, पहले वीडियो पॉज करिए। जो क्लास में हम लोग करते थे, 5 मिनट खुद से ट्राई करते थे, फिर आगे का देखते थे। तो ऐसे ही सेम वे में ट्राई